हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में होना है 12 अक्टूबर को, उसको नज़र में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2015 से 2024 तक, इन्हें डिस्कस कर रहे हैं व्याख्या के साथ। कहाँ से देख रहे हैं? तो यूथ कंपटीशन की जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस आते हैं वहां से इसको हम लोग देख रहे हैं। हमने इसके क्रम में 2015 में जो पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था उसको कंप्लीट कर लिया। 2015 में जो री एग्जाम हुआ उसे भी देख लिया। अभी हम लोग 2016 पे आ गए हैं। 2016 में भी हमने 46 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला सेगमेंट डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम लोग 2016 का सेकेंड पार्ट लेकर के देखने वाले हैं और यहाँ स्टार्ट जो होगा वो होगा पॉलिटी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी वाले सेगमेंट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ केवल काम की चीजें बताई जाती हैं, फालतू का 1 मिनट भी आपका नहीं जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आपसे? तो भारत के संवैधानिक विकास से पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए जो कूट हैं उनके माध्यम से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो आप अगर इसको देखेंगे तो 2-2 पेज में इसका क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको यहीं पे देख लेंगे, वहां पे फिर आपको मैच करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यदि हम संवैधानिक संशोधन की बात करें तो जो संवैधानिक संशोधन है ना, ये आपको भाग 20 के तहत भाग 20 में अनुच्छेद 368 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। केवल ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे अनुच्छेद पूछा गया तो भाग नहीं पूछा जा सकता, भाग भी पूछा जाता है। वित्त आयोग देखें तो जो फाइनेंस कमीशन है ये आपको अनुच्छेद 280 में और भाग 12 में देखने को मिलता है। ठीक है, भाग 12 में। वहीं यदि हम लोग वित्तीय आपात की बात करें तो ये अनुच्छेद 360 में आपको देखने को मिलेगा, और यदि भाग की बात करें तो ये भाग 18 है। ठीक है, कौन सा है? भाग 18 में है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 368 के तहत। एक और बचा हुआ है, और वो कौन सा है? वो है अखिल भारतीय सेवाएं, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 312। और ये कौन से भाग से संबंधित है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें जो हमारा निर्वाचन आयोग है ना, वो किस भाग से संबंधित है ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये किस पार्ट से संबंधित हैं। ठीक है, टोटल कितने भाग हैं? तो जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था उस टाइम पे, जब संविधान बना था उस टाइम पे जो भाग थे वो थे 22। ठीक है, उस टाइम पे भाग 22 थे, लेकिन संविधान संशोधनों के माध्यम से कई भाग इसमें ऐड किए गए हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में आपको भाग 25 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है इसको कब स्पष्ट किया? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कब आया है? बहुत महत्वपूर्ण है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूपीपीसीएस में। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। गोलकनाथ केस 1967, सज्जन सिंह वाद 1965, या फिर शंकरी प्रसाद वाद 1951, या केशवानंद भारती वाद 1973। ध्यान से देख लीजिए, ये सारी बात की क्रोनोलॉजी भी हमसे पूछी जा चुकी है, तो इन सबको थोड़ा ध्यान से आप देखे रहिए। फिलहाल के लिए इसका उत्तर जानिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, द केशवानंद भारती केस इन 1973। ठीक है, तो भारत के जो मतलब हमारा भारत का संविधान है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लाया गया है, ये ऐसा नहीं है कि पहले से ही हमारे संविधान में कहीं वर्णन किया गया था, नहीं। ये एक वाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, तो उसी में संविधान जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत की जो संसद है ना वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन ना कर दे जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का ही हनन कर दे। और उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में कौन से पॉइंट्स आते हैं इसके बारे में नहीं बताया, इससे को बताने से वो बचे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारे पास वाद आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास केसेस आएंगे, वैसे वैसे हम निर्णय के माध्यम से ये बताते जाएंगे कि कौन सी चीज है जो हमारे संविधान की मूल भावना है। ठीक है, और तो चलिए देखते हैं। अभी बहुत सारे निर्णयों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, चलिए
तो देखिए केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है ये मतलब वाद है वो 1973 का है, ठीक है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस सिद्धांत को स्पष्ट किया, ठीक है। और इसी केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए ही भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है, यानी कि मनमाने तरीके से जहां मन चाहे वहां परिवर्तन नहीं कर सकती। पता चला कि पूरा का पूरा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको ही हटा दे कि ना हम तो फंडामेंटल राइट्स अब बैन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूल ढांचे को नहीं हटा सकते, ठीक है। आगे देखिए केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले में स्थित हिंदू मठ एडनीर मठ के प्रमुख थे और हालांकि अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है 6 सितंबर 2020 को, ठीक है। चलिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है, तो प्रियम्बल, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बना हुआ है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, असरसर रीजन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द सोल ऑफ इट, ठीक है। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना उसको अंबेडकर जी ने इसकी आत्मा कहा है। तो ये तो बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है और एकदम सही बात है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो भाई वो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। यदि वैसे कोई कहे कि संविधान की आत्मा क्या है तो आप अगर वहां पे प्रस्तावना दिया है तो प्रस्तावना को मारिएगा। यदि कोई नॉर्मली पूछे कि कौन सा भाग संविधान की प्रस्तावना है तो आप उसको फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8, ठीक है। असर्शन हो गया। रीजन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 जो है ये मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। यदि आप अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया है तो अनुच्छेद 32 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि देखिए हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है और अगर आपको ये रिट समझ में नहीं आती हैं कि ये रिट्स क्या हैं, कौन सी रिट कब जारी की जाती है, तो हमने अपने इसी चैनल पे आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 करके एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोर्ड पे चीजें लिख कर के बताई हुई है। तो आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें केवल यही लिख करके यूट्यूब में सर्च करेंगे अनुच्छेद 32 जुनून पढ़ाई का, आपको 1 सेकंड के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर तो हमने बता ही दिया कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी मतलब कर ही रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो और सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है तो फिर क्या ही बताना दोबारा से, आप उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो जो मतलब संविधान में संशोधन कर सकता है वही फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन करेगा और संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये जो संसद है ये कोई एक जो है मतलब कि एक चीज से मिलकर के नहीं बनती, इसके 3 अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से, एक तो अपना लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरे हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर इनके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था सरला, ठीक है। सरला क्या है, तो सा से हो जाता है संसद यानी कि आर्टिकल 79 और रा से हो जाता है राज्यसभा यानी कि आर्टिकल 80 और वहीं लोकसभा की बात करें तो ये हो जाएगा आर्टिकल 81 और यदि हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और जो लोकसभा है ये आप देखें तो निम्न सदन कहलाता है, वहीं राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। लोकसभा में अगर किसी को मेंबर बनना है तो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो उसका 25 होना चाहिए और राज्यसभा का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो कम से कम 30 ईयर्स तो आपकी एज होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं इसमें परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत
संसद के दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक यानी अलग अलग विशेष बहुमत, ठीक है, प्रत्येक सदन में उस सदन में जो टोटल संख्या है उसके बहुमत तथा जो व्यक्ति उपस्थित हैं और साथ में जो लोग मत दे रहे हैं उन सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि साधारण विधेयक के माध्यम से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करें कि भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होना चाहिए, हालांकि बहुत बार होता है कि नहीं पता होता। मैंने अपने जीवन में एक बार केवी का एग्जाम दिया है जिसमें मेरा थोड़ा सा होने से रह गया, थोड़ी ही मार्क्स की वजह से। तो केवीएस में ना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे लगा कि ये आर्टिकल 51 मतलब कि ये मौलिक मतलब आर्टिकल 51A है। ठीक है, और इसी वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। और ऐसे ही बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चंस हमारे डाउट होने की वजह से एग्जाम में गलत हो जाते हैं और हम लोग उस प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। तो बहुत दुख जाता है जब मतलब पूरी की पूरी उम्मीद रहे कि नहीं इस बार तो हो ही जाएगा और उसके बाद फिर रिजल्ट में आपका नंबर ही ना आए। खैर चलिए, जो हो गया उसके बारे में क्या सोचना। अभी के लिए देखिए कि इसका जो मतलब कि सही उत्तर है वो हो जाएगा आर्टिकल 51। ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 51 आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो आर्टिकल 36 से 51 ये हमारे डीपीएसपी से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल कौन से भाग से संबंधित है। तो डीपीएसपी जो है ना ये इसमें आपको आर्टिकल 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक मिल जाता है। ठीक है, कौन से पार्ट में है, तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, चलिए तो देखिए जो हमारा संविधान का भाग 4 है जिसे हम राज्य के नीति निदेशक या फिर नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद मतलब कि संविधान में जो अनुच्छेद 36 से 51 है वहां तक इसका वर्णन है। और इसका जो लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, इसी के अनुसार क्या है, तो इसमें आपको कई सारे प्रावधान मिलेंगे। पहला क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का राज्य प्रयास करेगा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करे। अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता और मध्यस्थता द्वारा करने का प्रयास करें और राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करें। तो राज्य के द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत ये सारी चीजें करने का प्रयास करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हो सकता है अगला मतलब कि और इसको जब टफ बनाने की बात की जाए तो हो सकता है इस तरह से पूछ लेना कि संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 51C में क्या कहा गया है, या फिर यही दे दें कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता और मध्यस्थता करने की जो बात है वो राज्य के द्वारा इसका प्रयास किया जाएगा। ये हमारे किस अनुच्छेद में है, और उसमें अनुच्छेद 51 न दे करके क्या दें, अनुच्छेद 51C। ठीक है, इस तरह से स्मॉल सी। ठीक, तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और आप देखेंगे कि आजकल एग्जाम को टफ से मतलब टफ क्या टफेस्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मतलब गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली पीसीएस। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि संघ और राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंध, यहां से क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि लोकसभा के द्वारा पारित जो धन विधेयक है राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा के द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा के पास कितने दिन रोकने की क्षमता है यही पूछ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जो धन विधेयक है ना इसमें जो राज्यसभा है उसकी शक्ति एक तरह से लड्डू जैसी है, यानी कि शून्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, 10 दिन बिल्कुल नहीं, 14 दिन, 15 या 16 दिन तो नहीं, 14 दिन हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, ये अनुच्छेद 109 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 109 यूपीएससी ने पूछा था इस आर्टिकल को, कब पूछा था, 2023 के प्रीलिम्स में। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। ठीक, तो संविधान का जो आर्टिकल 109 एक है इसके अनुसार आप देखें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाएगा और धन विधेयक लोकसभा के द्वारा जब पारित हो जाए तो उसके पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता है उसकी मात्र सिफारिश जानने के लिए। ठीक है, और उसको हाईएस्ट 14 डेज तक ही राज्यसभा अपने पास रोक सकती है। यदि इससे ज्यादा रोकने का प्रयास करेगी तो लोकसभा उसको पारित मान लेगी कि जाओ तुम्हारा काम खत्म होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि आर्टिकल 249, ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है, इसके खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ऑप्शन देखें, 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो पे बने हैं तो आप लोगों से केवल एक ही सिंपल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और नहीं बने हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि आर्टिकल 249 का जो क्लॉज 1 है, इसके तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य हैं उनमें से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित किया और यह घोषित किया कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि संसद किसी राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, तो फिर क्या होगा, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या फिर उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। ठीक है। और इसी अनुच्छेद के जो खंड 2 है, इसके अनुसार उपर्युक्त संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। कैसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा? जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता, बशर्ते उसे बनाए रखने का जो प्रस्ताव है वो पुनः राज्यसभा के द्वारा उपर्युक्त उपबंध के तहत पारित किया जाए। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 249 के तहत केवल इतनी सिंपल सी बात है कि अगर राज्यसभा जो है वो प्रस्ताव पारित करके दे दे कि राष्ट्र के हित में ऐसा कोई कानून बनाना जरूरी है जो कि यद्यपि राज्य सूची का विषय है, बावजूद इसके मतलब संसद उस पर कानून बनाए, तो ये जो चीजें हैं वो अनुच्छेद 249 के तहत कही जाती हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा ये किताबी बातें हैं ना, वो बहुत कम समझ आती है। सिंपल सी बात इतनी ही जानिए। ठीक है। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, सरकारिया आयोग, इतना बार पूछा गया है क्वेश्चन पीसीएस के द्वारा कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के हेतु स्थापित किया गया था। ठीक है। तो प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य का संबंध बिल्कुल नहीं, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध बिल्कुल नहीं। आप देखें तो द सेंटर एंड द स्टेट्स यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है ना, इसके लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। सरकारिया आयोग में कितने मेंबर्स थे ये भी पूछा गया है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ये सारी चीजें तक पूछी गई हैं एक साल में। ठीक है। तो आप इसको देखे रहिए। क्या देखना है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंधों और उनके मध्य शक्तियों का जो वितरण है ना, उस पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में एक न्यायमूर्ति थे रणजीत सिंह मतलब सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और इस आयोग में अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की थी। इसमें टोटल 3 मेंबर्स थे। अन्य जो 2 मेंबर्स हैं वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। आगे हालांकि जो आगे आने वाले ईयर है ना, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही। लेकिन आप लोग भी कुछ किया करिए, थोड़ा कमेंट किया करिए, क्वेश्चन खोजिए, क्योंकि फाइनली हमारे बताने मात्र से तो कुछ नहीं होगा अगर आप कुछ खुद नहीं खोजेंगे तो। चलिए कह रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग है, तो ये कैसा कमीशन है ये आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार मतलब आरओ ने भी पूछा, हालांकि उन्होंने आंसर की में उत्तर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है लीगल बॉडी यानी कि विधिक संस्था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी असंवैधानिक संस्था, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए जो राज्य का वित्त आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि संविधान में अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है तो वो भी देख लीजिए, अनुच्छेद 243 झ के अनुसार। ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। संविधान का जो अनुच्छेद 243 झ है, इसके अनुसार क्या लिखा है कि राज्यपाल जो है ना वो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग को ये अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें यानी रिव्यू करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल 253। ठीक है। तो इसके पहले जो 249 है और ये 253, ये दोनों
मतलब लगते एक जैसे हैं पर एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। उसमें जो है जब राज्यसभा है वो प्रस्ताव पारित करे तब बनाया जाता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको प्रभावी करने के लिए संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से ये मतलब कि संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन देखिए, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से। दूसरा, ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। तो एकदम सिंपल सी बात है कि मतलब संसद में साधारण बहुमत के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव लाया गया है कि भारत में एक नया राज्य बनाना अनिवार्य है तो फिर ये नया राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। आप मुझे नहीं यही दिया है तो क्या ही पूछना, वरना मैं पूछती कि बताइए कौन सा अनुच्छेद है वो जो नए राज्य बनाने की बात करता है, ठीक है। तो आप देखिए, भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी जो समस्त अधिकार है ना, ये किसके पास है, संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है, वरना तो राज्य कुछ भी करते रहते रोज रोज। आगे देखिए, संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी। उसका जो है मतलब कि नए राज्यों का गठन भी कर सकती है, और नए राज्य हैं मतलब जो पुराने राज्य हैं उनको उनमें मतलब कि कुछ हिस्से को कम भी कर सकती है, और साथ में 2 राज्यों के किसी क्षेत्र को मिलाकर के एक नया क्षेत्र भी बना सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कर सकती है। और जो हमारा अनुच्छेद 4 है ना, वो साफ साफ कहता है कि खंड 2 के अनुसार, जो मतलब अनुच्छेद 4 का खंड 2 है उसके अनुसार ऐसी विधि जो नए राज्यों के गठन से संबंध होगी वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। सिंपल सी बात है, जो हमारा आर्टिकल 4 है वो कहता है कि अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी चीजें संशोधित की जाएंगी, चाहे नए राज्य को बनाया जाए, घटाया जाए, या फिर एक नया राज्य ही वैसे जो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं था उस नए क्षेत्र को शामिल करके एक नया राज्य गठित किया जाए, जो कि अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। तो ये सारी चीजें चाहे अनुच्छेद 2 के तहत हो चाहे अनुच्छेद 3 के तहत हो, वो संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगे अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि विधानमंडल या मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति के मतलब इच्छा अनुसार अपना पद धारण करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो सीएजी तो बिल्कुल नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसी बात भी नहीं है। लोकसभा स्पीकर तो नहीं। हाँ, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये भैया मतलब राष्ट्रपति के ही प्रसाद पे इनका निर्वाह होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन सबसे पहले तो आर्टिकल ही पता रहना चाहिए, आर्टिकल खूब पूछा जाता है हमसे। तो जो हमारा आर्टिकल 76 का क्लॉज 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भारत के महान्यायवादी होंगे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जबकि भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं, और इनका आर्टिकल कौन सा है जरा मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो तथा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनको केवल उसी रीति के अनुसार, किस रीति के अनुसार हटाया जाएगा, जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। मतलब हल्के मत लीजिए इनको। लोकसभा के अध्यक्ष 3 आधारों पर अपने पद से हटाए जाएंगे। पहला आधार क्या है, लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए, और दूसरा खुद ही इस्तीफा दे दें, और तीसरा तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो वर्ग विशेष उपबंध अनुसूचित जाति और जनजाति। चलिए बताइए कौन से भाग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14, 15, 16 इन तीनों में से कौन सा है ये बताइए मुझे कमेंट करके। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी जाति तथा किसी जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की जो शक्ति है ना, वो मतलब कि किस संवैधानिक प्राधिकारी को है, यानी मतलब किसके पास ये पावर है कि वो किसी विशेष जाति या किसी विशेष जाति वर्ग के जो लोग हैं उन्हें एससी या एसटी घोषित कर सके। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। तो इतना कोई पावरफुल नहीं है, ये पावर अपने प्रेसिडेंट के पास होती है, हेड ऑफ द स्टेट के पास, ठीक है।
तो चलिए देख लीजिए कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 341 क्लॉज 1 है और 342 क्लॉज 1 है, इसके अनुसार जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसी राज्य, संघीय क्षेत्र यानी किसी स्टेट या फिर किसी यूटी के क्षेत्र में जो भी मतलब राज्यपाल हैं वहाँ के उन राज्यपाल से परामर्श करके उस यूटी या फिर उस राज्य क्षेत्र की किसी भी एक जनजाति या किसी भी एक जाति को, हालांकि जाति है तभी उसको जो है मतलब अनुसूचित जाति या जनजाति में घोषित करेंगे, तो किसी भी जाति को एससी या फिर एसटी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो होड़ लगी हुई है किसको किसको एससी एसटी में शामिल कर दिया जाए। उसके पीछे का मेन रीजन है रिजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब कि नॉर्मल जो है माने कि यूआर कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर उनकी जो मेरिट है वो 120 जा रही है आरओ में, तो जो एससी एसटी है उनकी हो सकती है 105 107 ही जाए। तो फिर इसी वजह से होड़ लगी रहती है कि बस कौन कौन एससी एसटी में शामिल हो जाए। चलिए फिलहाल के लिए देखिए क्या कह रहे हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। कूट वगैरह भी है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, तो उसको थोड़ा छोटा ही करके पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए चुन लेंगे। ऐसा क्या है, कह रहे हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं, तो इनको पहले ही मिला लीजिए, आर्टिकल 148 हो जाएंगे। ठीक है, और ए का 3 कहाँ पे दिया है, तो देखिए 2 जगह दिया है, इन दोनों को पहले ही हटा दीजिए। ठीक है, तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर कह रहे हैं वित्त आयोग, अभी हमने बताया था अनुच्छेद 280। सोचिए 2 क्वेश्चन एक ही बार में पूछा गया है, तो ये कहाँ है 280 में, और बी का 2 कहाँ पे है, देखिए उत्तर मिल गया ऑप्शन ए। ठीक है, केवल अगर 2 आपको पता है तो इसका उत्तर हो गया, अन्य जो है हम देख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो संघ लोक सेवा आयोग, ये तो हमें जरूरी पता होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आर्टिकल 315। ठीक है, बचा क्या, प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये वही जो बच गया वही हो जाएगा आर्टिकल 323 से। ठीक है, तो इन सबको मैच कर दिया है। अब देख लीजिए, चलिए आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो निर्वाचन आयोग और राजभाषा से पूछा गया है। अब जैसे हमने आपको बताया कि इस बार आरओ ने निर्वाचन आयोग का क्या पूछ लिया था कि कौन से भाग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ इसके पहले देखिए 2016 में पीसीएस में क्या पूछा है, निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। 320 बिल्कुल नहीं, 322 नहीं, हाँ 324 हो जाएगा। 326 जो है ये तो वोटर मतलब वोटिंग वगैरह से संबंधित है। ठीक है, तो आप देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसके अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल हैं उसके लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इसके साथ साथ संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हालांकि गलत स्टेटमेंट देके पूछते हैं कि जो पंचायती राज का चुनाव है ना वो निर्वाचन आयोग यानी मतलब कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा करवाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सरासर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पंचायती राज है ना उसके लिए राज्य का अलग से निर्वाचन आयोग होता है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है जिसकी जो मतलब की बातचीत है अनुच्छेद 324 में, ये केवल और केवल जो हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको करवाने का काम करता है और जो लोकसभा वगैरह के चुनाव हैं वो करवाता है, ना कि मतलब कि जो हमारी पंचायती राज के चुनाव हैं उनको, तो वो सब वो नहीं देखता। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत इस तरह का क्रिएट करते हैं एग्जाम में और हम लोग एग्जाम के प्रेशर में ना चीजों को मतलब कि गलत कर देते हैं, आती हुई चीजों को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन। तो देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं इससे। कह रहे हैं पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात कर रहे हैं, एससी के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो जहाँ पे वो लोग नहीं होंगे या फिर सबके सब मतलब कि एससी कैटेगरी के ही होंगे तो ऐसे जगहों पे नहीं लागू होगा। यूपी में तो होगा ही, इनको तो छोड़ ही दीजिए, यूपी में तो चलता ही है। असम में भी होगा, हाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए जो 83rd अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, कब आया था 2000 में, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसके पीछे का कारण भी बताया गया है कि राज्य की ऑल टोटल जनसंख्या जो है ना वो जनजाति है। ठीक है, वहां कोई भी एससी का है ही नहीं, और जब एससी कोई है ही नहीं तो उसके लिए ये रिजर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं है। और आगे देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 243 घ है ना, इसके अनुसार पंचायतों में एससी
जनजाति और अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो पंचायतों में जो एससी एसटी के आरक्षण की बात है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 243D में। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। अब आप सोचिए इतने कठिन कठिन जो मतलब शब्द है वो क्यों देते हैं, बाबत उपबंध क्यों दिया है, ये इससे अच्छा बाबर कर देते हैं, कम से कम हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता। कुछ भी मतलब इजी सा अगर शब्द लिखें तो टेंशन ही ना हो वहाँ पे। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं कि कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन देखें, राज्य के राज्यपाल, विधानमंडल, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो पंचायती राज जो है ये आपको पता ही है कि ये स्टेट मतलब कि स्टेट का विषय है। आप देखिए जो हमारे संविधान का अनुसूची 7 है ना, उसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी, एक तो राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है ना, यानी कि राज्य सूची, उसमें जो भी विषय है उस पे राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाता है। वहीं जो केंद्र सूची के विषय हैं उस पे केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। और वहीं जो समवर्ती सूची है ना, उस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हालांकि जब भी दोनों में बवाल होगा तो जो केंद्र है ना उनके द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, तो हमने कहा मतलब कि ये कहाँ बताया था, स्केड्यूल 7। ठीक है, स्केड्यूल 7, इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, एक तो केंद्र, दूसरी है राज्य और तीसरी है समवर्ती। कुछ ऐसे भी विषय आ जाते हैं जो कि इन तीनों ही सूचियों में इनका वर्णन नहीं किया गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट सूची के विषय। क्या कहते हैं, अवशिष्ट सूची के विषय। और जो अवशिष्ट सूची के विषय है ना, उन पे कानून बनाने का काम किनका होता है, संसद का होता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हो सकता है बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन बन जाए। अवशिष्ट सूची के विषय, इस पे कानून बनाने की शक्ति केंद्र की होगी। ये जो प्रावधान है ना, ये हमने किस देश के संविधान से ग्रहण करके अपने संविधान में रखा है। ठीक है, तो संविधान के जो स्रोत है उससे क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अवशिष्ट सूची के विषयों पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र को होगी। और ये जो धारणा है, ये जो मतलब कि हमने अपने संविधान में शामिल किया है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के रखा है, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हमने देखा ऑप्शन बी। तो पंचायती राज जो है ये मतलब कि राज्य सूची का विषय है। संविधान का जो भाग 9 है किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। बहुत पूछा जाता है ये मतलब कि पंचायती राज भाग 9। ठीक है, इसका आर्टिकल 243C इसके अनुसार कि किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा यानी कानून बना करके पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए आ ही गया पंचायती राज किस मतलब कि संविधान पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कहाँ है। मतलब इतना पूछा गया है, इतना पूछा गया है कि सबको रटा गया है। मतलब ये क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल भी मतलब आप मतलब पीसीएस के लिए बने ही नहीं, क्योंकि इतनी बार ये पीसीएस ने पूछ रखा है कि क्या ही बताएं। एक तो ये क्वेश्चन, और पॉलिटी में जो अनुच्छेद 280 है वो मैं देखती हूँ कि मतलब हमेशा ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए, तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं ये आपको बताना है। भाग 9, भाग भाग 6 है ये। कभी कभी ना ये रोमन अंक हो सकता है, पहचानने में गलती हो जाए। सपोज दैट जैसे भाग 9 इस तरह से लिखा है और एक ऐसे लिखा है, तो हो सकता है गलती लोग कर जाएं, इसको टिक कर दें। तो इस तरह की भी जो सिली मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैंने इसको भी देखिए क्या पढ़ दिया था। तो ये भाग 6 है। ठीक है, ये है भाग 3 और ये है भाग 4A। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर जाने रहिए। भाग 9 जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो भाग 9 में है। भाग 6 में क्या है आप बताइए ना। संसद के बाद क्या आता है, मेरे ख्याल से राज्य आना चाहिए। तो राज्य मतलब की जो राज्य सरकार है उसके बारे में इसके यहाँ पे प्रावधान किए होना चाहिए। और भाग 3 में क्या है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, फंडामेंटल राइट्स। वहीं भाग 4A में आप देखिए तो ये क्या लिखा रहा है जी, एक सेकेंड, भाग 4A जो है ना ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना ये हमारे संविधान, जब हमारा संविधान मूल रूप से बन करके तैयार हुआ, लागू हुआ, उस टाइम पे नहीं था। एक अमेंडमेंट होता है, यानी कि एक संविधान संशोधन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं इसको हम
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में भाग 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया, ठीक है। तो अभी हालांकि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी हैं और 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी एक संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हमको लगता है आज एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा चीजें जाने रहेंगे तो फायदा ही रहेगा। तो देखिए, संविधान का जो भाग 9 है ना, इसमें आपको पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान मिलेंगे। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में सॉरी ये क्या हो रहा है, तो भाग 3 में हालांकि हमने बताया है, फिर से देख लीजिए चूंकि बुक में भी दिया है। और भाग 6 में राज्य और भाग 4 में मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो कह रहे हैं लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, ऐसा है क्या? नहीं ना, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए, एकदम सही बात है, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब भैया कृषकों को शिक्षित वगैरह नहीं करने की बात थी, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन बी ठीक है। तो इसको देख ही लीजिए, ऐसा क्या है जो बताऊं। देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए गए हैं, तो ऐसे मतलब पता नहीं कब कौन सा जो है टॉपिक एकदम हॉट टॉपिक बन जाए, कौन जानता है। जैसे आरओ में देखिए इस बार मतलब खूब धुआंधार 7-8 क्वेश्चन तक पूछ लिया था संसद से। चलिए देखिए, कह रहे हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किन्हें कहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। तो इन्हीं को चाहे आप मतलब शिल्पकार कहिए या वास्तुकार कहिए, कुछ भी जो मर्जी आए वो कहिए। और कौन है? तो ये है हमारे BR मेहता जी, ठीक है। BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता। इन्होंने ना हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब त्रिस्तर है, जिसमें गाँव में जो चुनाव होता है प्रधानी का, यानी कि ग्राम स्तर की पंचायत, दूसरी है जिला स्तर की पंचायत, सॉरी दूसरा है ब्लॉक स्तर की पंचायत, तीसरी है जिला स्तर की पंचायत। तो ये जो आपको देखने को मतलब त्रिस्तरीय ढांचा देखने को मिलता है ना, ये इन्हीं के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, इन्हीं के द्वारा मतलब ये बातचीत की गई थी। तो जाने रहिए कि इनके द्वारा मतलब कि ये बलवंत राय मेहता जी को शिल्पी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी वजह से कहा जाता है जो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना पंचायतों में, वो इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, यानी कि इनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। लाया तो सरकार ने, अगर सरकार लागू न करे तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका वास्तुकार या शिल्पीकार किनको कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता जी को कहते हैं। इन्होंने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। और इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका शुभारंभ किया। तो पहली बार कहां से स्टार्ट किया गया है, ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट करवाया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहे हैं निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। कह रहे हैं नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत। और इसका जो कूट है वो भी आप देखे रहिए। तो कौन कौन सा है? केवल एक, 3 या फिर केवल 2 3 या फिर सभी के सभी, तो हो जाएगा सभी, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों संस्थाओं को ही अपने यूपी में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और एक सेकेंड। तो ये देखिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या उस मतलब जिस साल का ये पेपर है 2016 में, ऐसा क्या था जो पंचायतों से इतने सारे क्वेश्चंस भर भर के पूछे थे। पता नहीं ऐसी कौन सी खास बात थी। हो सकता है पंचायत का चुनाव वगैरह हो रहा हो, इसी वजह से मतलब कि लग गया था कि ना भर भर के पूछा, चल बता। पंचायत का चुनाव हुआ रहा होगा मे बी, क्योंकि 2014 में मतलब कि वो चुनाव हुआ था ना, क्या बोलते हैं, विधानसभा नहीं, लोकसभा। तो उसके जस्ट बाद ही शायद होता है 1-2 साल में, तो मे भी हुआ रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए। क्यों पूछा गया है आप मुझे थोड़ा बताइएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है उस साल पंचायतों का चुनाव हुआ रहा हो, इसी वजह से इतने सारे क्वेश्चन बने हैं। चलिए,
कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? कह रहे हैं 21, 11, 15, 7। ये ना क्वेश्चन, इसका सही उत्तर जो है 21 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 243 जेड जे है, इसके अनुसार सरकारी समितियों के निदेशक मंडल की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो वो है 21। ठीक है, वस्तुतः सहकारी समिति के निदेशकों की जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या है, इसका उपबंध राज्य विधानमंडल के द्वारा टाइम पर कानून बनाकर यानी विधि बनाकर करके किया जाता है। और वर्तमान में जो न्यूनतम सदस्य संख्या की बात है वो 9 है और अधिकतम की 21 है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि अब हम लोग इकोनॉमी में आ गए हैं। ठीक है, तो अब 67 तक हम लोग पॉलिटी देख लिए। अब हम जो देखेंगे वो है अपना इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें करंट अफेयर से अपडेट करना रहता है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो बता रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम होना रहना तो उसके 15-20 दिन पहले आप लोग इकोनॉमी में क्या नया नया पॉइंट्स आया हुआ है वो जरूर देख लिया करिए। तो गरीबी और बेरोजगारी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखिए। कह रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे NFSM कहते हैं, क्या कहते हैं? NFSM। ठीक है, ये कहते हैं, इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, उच्च उत्पादक किस्मों के बीजों का वितरण, दूसरा है सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, या फिर साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, या फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो जाहिर से साख सुविधाओं का सुदृढ़ मतलब साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना यही नहीं होगा, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। तो आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय या बजट से जो क्वेश्चन बना था उस टाइम में देखिए, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से थे? समझ आ रहा है? इस बार भी पूछा गया था आरओ में, इवन ये भी पूछा गया था कि डेट क्या है, तो सब मतलब ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिए, शांता कुमार, सी रंगराजन, वाई.वी. रेड्डी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2014 में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे वो थे वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, अभी कौन बने हैं जाने रहिएगा। ये 15वें के थे एन.के. सिंह, अभी तो 16वें नियुक्त हो गए हैं और क्वेश्चन भी बन चुका है आरओ में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई? और पता है ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष वाली बात है, इन्होंने इसमें मतलब इसको इकोनॉमी में रखा है, ज्यादातर लोग इसको पॉलिटी में बताएंगे। ठीक है, तो स्वावलंबन जो स्कीम है वो कब स्टार्ट की गई थी बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा 2010 में। ठीक है, पुराने क्वेश्चन है इसको, तो हालांकि ये स्टैटिक जीके बन सकता है क्योंकि ऐसा चलन रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में चीजें स्कीम्स वगैरह हैं उसको अब स्टैटिक जीके का पार्ट मान करके पूछ ली जाता है। और सबसे घटिया तरीका क्रोनोलॉजी बताओ। तो यहाँ इसको देख लीजिए, जो स्वावलंबन स्कीम है इसकी 26 सितंबर 2010 में स्टार्ट की गई थी। अरे 27 को करना चाहिए था, 27 सितंबर को। चलिए आगे देखिए, तो आगे देखिए, और इसको केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं इनके लिए पेंशन स्कीम के रूप में स्टार्ट किया गया था। और इस योजना का स्थान मई 2015 से जो अटल पेंशन योजना है ना उसके द्वारा ले लिया गया है। ठीक है, तो कौन सी जो स्वावलंबन स्कीम है उसको चेंज किससे किया गया है? अटल पेंशन स्कीम से। कह रहे हैं कि 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण स्कीम का अंग कौन सा नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता पेयजल, या फिर ग्रामीण सड़क। तो ये भी स्टैटिक जी के टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये हो जाएगा रूरल सैनिटेशन। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि ग्रामीण स्वच्छता। ठीक है, तो आप देखिए जो 2005-6 में केंद्र के द्वारा स्टार्ट की गई थी भारत निर्माण योजना, इसके अंतर्गत एक तो ग्रामीण आवास की बात की गई है, सिंचाई की बात की गई है, पेयजल और ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण तथा संचार सुविधा सहित टोटल 6 घटक शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहे हैं प्रधानमंत्री मतलब की आवास योजना का जो टाइम पीरियड है वो कितना था? अभी तो बढ़ भी गया है। कह रहे हैं 2014 से 21, 2015 सॉरी 14 से 24 नहीं, अब देखिए 2015 से 22 था। ठीक है, अभी तो इसको बार बार इसको बढ़ाया ही जा रहा है। ठीक है, तो ये जरूर जाने रहिए कि इस स्कीम की स्टार्टिंग कब की गई थी। ये है 25 जून 2015। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद करके रख लीजिए, क्रोनोलॉजी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ठीक है, और हाँ ये भी ध्यान देख लीजिए कि 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। अब देखिए कृषि उद्योग और व्यापार, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आरओ ने इस बार एग्रीकल्चर से भी 4-5 क्या 7-8 क्वेश्चन तक ले गया था। मतलब ऐसे सेगमेंट्स जो कई सालों से जिनको मतलब जो उपेक्षा के शिकार हो रहे थे ना, उनको इस बार आरओ ने मतलब चुन चुन के पूछा है। चलिए देखिए,
कह रहे हैं कि कृषि उद्योग और व्यापार से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूछ लीजिए भैया। कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टेट है जो 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। ठीक है, तो भैया देखिए वो कौन है। कर्नाटका पहले भी था, आज भी फिलहाल के लिए वही है, तो इसको मत देखिए ज़्यादा, आगे देखिए। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए, सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, या फिर SC ST, या फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, यानी कि ऐसे लोग जो सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं वो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही डी वाला हो जाएगा, बाकी अन्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए वही सेम है, तो क्या बार बार बताना। अगला जो क्वेश्चन है, ये मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन क्या है, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। दूसरा, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। तीसरा, बैंकिंग अधोसंरचना को सुधारना। और चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो चलिए देख लीजिए, सी वाला नहीं है, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना कैसे उद्देश्य हो सकता है, विस्तार करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हमेशा मतलब सदाबहार टाइप के क्वेश्चन है। कह रहे हैं करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, या फिर मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था यानी डिफिसिट जो फाइनेंसिंग है, इसमें मुद्रा की मात्रा जो है वो सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती है, और इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए हीनार्थ प्रबंधन किसको कहते हैं। ठीक है, तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः वित्तीय कोष जुटाने का एक सोर्स होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की गई थी। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं चलैया समिति, केलकर, सोम समिति, रंगराजन समिति। तो कई सालों से इस टाइप के भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हो सकता है इस साल पूछ लें, थोड़ा मतलब कि ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा केलकर कमेटी। ठीक है, तो भारतीय आयकर अधिनियम की जो धारा 88 है, इसमें उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर कमेटी के द्वारा की गई थी। अब आ रहा है अपना साइंस। तो साइंस लगभग 19 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, तो बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल में भी पूछा गया था PCS वाले में। ऑप्शन देखिए, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, या गैस तापमापी, या द्रव तापमापी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडिएशन थर्मोमीटर्स। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पे आपको देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पायरोमीटर एक प्रकार का दूर संवेदी थर्मामीटर है जो किसी सतह के टेम्परेचर का मापन करता है। ठीक है, और ये किसी भी दूरी पर उपस्थित सतह का टेम्परेचर उसके द्वारा उत्पन्न जो तापीय विकिरण है ना, इसके आधार पर मापता है। यही कारण है कि यह एक विकिरण तापमापी है, यानी कि ये एक मतलब कि रेडिएशन थर्मोमीटर है। चलिए ये देखिए डायनेमो, ये मतलब ये कन्वर्टर मतलब कि कन्वर्ट करने वाली जो चीज़ है, ये अभी भी पूछी गई थी RO में, आपने देखा होगा पेपर। अगर आपने नहीं देखा है तो गलत किया है, मैंने सॉल्यूशन तक करवाया हुआ है, जो मतलब कि आंसर की आई हुई है ऑफिशियल उससे, तो देख लीजिए। अगर पेपर नहीं है तो मैंने अपने चैनल पे भेजा है, जाके उसको देखिए टेलीग्राम पे, मतलब देखिए जरूर कुल मिला करके। पेपर जो भी हो उसको देखा जरूर करिए, UP PCS आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम करवाया जाए। ठीक है तो चलिए देखिए, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ऑप्शन देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो जो डायनेमो है वो क्या है, अगर आपको ये पता है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। तो ये एक यंत्र है और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 1 सेकंड के भीतर, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि डायनेमो का दूसरा काम क्या है। नहीं बता ही देते हैं, काहे कुछ छूट जाए, जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा क्यों छोड़ें। तो आप जो देख लीजिए, जो डायनेमो है ना, ये मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये किसका दूसरा नाम है, ये विद्युत जनरेटर का सेकंड नेम है। आमतौर पर इसका जो तात्पर्य है एक जनित्र या एक जनरेटर से होता है। ठीक है, जो कि डिस्ट धारा यानी DC उत्पन्न करता है। ठीक, डायनेमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार डिस्ट धारा में
जो रूपांतरण है वो किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखिए बस। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखिए कि वायु की गति एवं दिशा एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। जो बैरोमीटर है वो ध्यान से देखिए वायु दाब मापता है। हाइड्रोमीटर जो है वो लिक्विड के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। वहीं अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि फोटोवोल्टिक या प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सोलर सेल्स। ठीक है, तो प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होते हैं? ये सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन जब ये मतलब कैसे पूछे हैं? क्या उस टाइम पे क्वेश्चन की कमी पड़ गई थी इन लोगों को? अब जिस तरह के देखिए विविधतापूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते थे, लेकिन क्वेश्चन घुमा घुमा कर यही सारे टॉपिक्स वहाँ से उठा के पूछते हैं। इस वजह से PYQs बिल्कुल छोड़े के नहीं है। तो चलिए, तो वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का वो कौन सा सोर्स है, यानी कि ऊर्जा का वो कौन सा रूप है, कौन सा टाइप है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी? उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो वायु शक्ति यानी विंड पावर में वायु की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में मतलब विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है हमारा? हाँ, आंख के लिए कौन सी मतलब की दृष्टि कितनी दूर आप सामान रख के देखें तो आंख के लिए उत्तम मानी जाती है? इंटर में इसको पढ़ाया गया था, अभी तक एकदम याद है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी को ना पता हो, तो इसको ज़्यादा नहीं देखते। चलिए आगे देखते हैं कि मानव की जो सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? वो है 25 सेंटीमीटर। सॉरी, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, ये जरूर जाने रहिएगा। क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, भूलिएगा नहीं इसको। कई मतलब 1-2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा है, अब जब ही मन कर जाए वही तभी पूछ लेंगे। कह रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत के लिए या फिर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए? तो ये जो बोस आइंस्टीन है इसके लिए क्यों मिलेगा? ठीक है, उधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। पता नहीं कहाँ देखा था, शायद ये सापेक्षिकता का सिद्धांत किसी ने लिख के दिया था। हालांकि इसका जो उत्तर है वो यही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो देख लीजिए कब मिला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिला है 1921 में। कौन सी खोज है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? पता चला सब कुछ स्टेटमेंट में दिया और उसमें लिख दिया कि 1921 में जो आइंस्टीन है उनको उनकी खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड मिला है। और अगर हमने केमिस्ट्री शब्द नहीं देखा तो ठाठा फिस हुआ, गया एक नंबर ये तो जाएगा ही, माइनस में जो जाता है वो अलग चला जाएगा। तो भैया ध्यान से देखिए, फिजिक्स में मिला है। तो एग्जामिनर तो टफ करने के लिए आजकल देख ही रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हो सकता है इससे मतलब इतनी छोटी छोटी सी गलतियां करना भी वो लोग स्टार्ट कर दें। फिलहाल के लिए अब आप मतलब देखिए पेश हो रहा है आपके लिए रसायन विज्ञान का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? सॉरी, कह रहे हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर इथेन? तो क्या हो जाएगा ये? इसका उत्तर जो है वो आप देखिए, ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र में किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे कूड़ा करकट हो गया, फल के जो छिलके हैं वो, और जलकुंभी आदि है, इनको सड़ा करके क्या बनाया जाता है? गैस बनाई जाती है। पादप अवशेष, पशुओं का गोबर आदि सेलुलोजी पदार्थ अवायवीय जीवित दशा में विघटित होकर बड़ी मात्रा में दहनशील गैसें जैसे मीथेन 50 से 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन 6 से 10% तथा नाइट्रोजन 1 से 2% तक निष्कासित करते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था, नहीं 1 में नहीं, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था, जो 6 to 8 में एग्जाम देने वाले लोग थे उनके जीएस वाले सेक्शन में ये सेम क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैवी वाटर, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पे देखिए भारी जल हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम, ये जो है इसका ऑक्साइड D2O है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों जिनमें यूरेनियम 238 व प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसमें भारी जल का प्रयोग जो है वो किसके रूप में होता है, तो विमंदक और प्रशीतक दोनों के ही रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन देखिए ओजोन, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोमीन या फिर क्लोरामीन या उपर्युक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, बॉटनी से क्वेश्चन बन रहा है, मतलब आप सब कुछ पढ़ लो, डॉक्टर बना के छोड़ेंगे ये लोग। ऑप्शन देखिए, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि कई सालों से नहीं बन रहे हैं, अब जब उनका मन कर जाएगा तभी पूछ लेंगे। ऑप्शन देखिए, लाइकोपीन, कैप्साइसिन या फिर कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसायनिन की उपस्थिति। तो मिर्च जो है ना वो तीखी क्यों लगती है, ये होता है कैप्साइसिन। बताइए चरपरी, मतलब चरपरी क्यों लगती है, जब काटते हैं तो चर-रसी आवाज क्यों आती है। तो आप देखिए लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण जो टमाटर है उसका रंग कैसा हो जाता है, रेड रेड। कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन आता है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो प्याज है ना वो आपको हल्का पिंक कलर का दिखता है या फिर रेड कलर का, जबकि जो कैरोटीन है उसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का क्या होता है, हाँ मतलब रंग जो है वो पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन देखिए, कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविशी या फिर कैंडिडा स्लूफी या ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इतना टफ सा मतलब नाम ही दिया हुआ है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, ठीक है। इस बार देखिए मतलब पूछ लिया था, कवक शायद पूछा था ना, ये कोई कीट पूछा हुआ था कि कौन सा जो है उपयोगी नहीं यानी कि हानिकारक टाइप का है, तुक्का में भी सही हो गया वो। चलिए इसका उत्तर देखिए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल C2H5OH सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। देखिए उपनाम वगैरह पूछा जाता है तो इथेनॉल को क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। इस बार एक्वारेजिया का जो है ना सूत्र पूछ लिया गया था, मतलब वो किन से मिलकर के बनता है, गलत हो गया बेचारा। आगे देखिए, कह रहे हैं इनका निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा युक्त जैसे पदार्थ जैसे कि जौ, चावल, सेब, अंगूर तथा गन्ने के रस के किण्वन के द्वारा किया जाता है और इसके व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविशी नामक खमीर उपयोग में लाया जाता है। ध्यान से इसको देख लीजिए, सैक्रोमाइसिस क्या नाम है, सेरेविशी, ठीक है। चलिए, कैफीन मतलब कि क्षारक उपस्थित रहता है, तो ये क्षारक क्या मतलब है इतना कठिन कठिन सा चीजें लिखने का। ऑप्शन देखिए, केवल चाय में, केवल कॉफी, चाय और कॉफी दोनों, या फिर नींबू पानी में। कौन है जो उसका नींबू पानी मार के आएगा उत्तर, जरा मुझे हाथ उठा के बताए तो इसका उत्तर हो जाएगा टी एंड कॉफी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो कैफीन जो क्षारक है ये आपको चाय और कॉफी दोनों में ही मिल जाएगा। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाव एक्सेंथाइन एल्केलॉइड यानी कि क्षार यानी कि बेस है, जो एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। औषधि ऐसे नहीं लिखते, औषधि होता है, ठीक है, हिंदी के लिए बता रहे हैं। और ध्यान से देखिए, इसकी जो खोज है ना वो किसके द्वारा की गई है, तो जर्मन रसायन शास्त्री थे, नाम क्या था इनका, फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज, इनके द्वारा 1819 में की गई। और ये कॉफी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में पाया जाता है। यही तो कारण है, अगर ना पियो तो सर देखो कैसे फटता रहता है, बहुत दर्द करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आरओ ने पिछली बार पूछा था 2024 में, हालांकि वो तो एग्जाम ही कैंसिल हुआ था। तो हाँ, जिस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और उसके बाद फटाक से जैसे उन्होंने पीसीएस का क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इन मतलब कि इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्होंने ना जीवन में दुख ही दुख भर दिया था। तो ऐसे दुख भरे जीवन में आरओ जो 27 जुलाई को हुआ है वो शीतल छांव के जैसे आया, सच में मतलब थोड़ा सुकून मिला पेपर देख के, वरना तो लग रहा था कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो एक को क्वेश्चन ना बने इस टाइप से।
खैर चलिए देखिए, वो भी कठिन था, भले ही लोग कह रहे हैं बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, इतना भी ईजी नहीं था। पता नहीं कौन उसमें मतलब कि 200 में 200 कोई ला के दिखाए फिर इतना ईजी था। तो जो लोग ईजी ईजी कह रहे हैं ना, उनका ही सबसे ज़्यादा गलत होगा। तो चलिए देखिए, पौधे नाइट्रोजन जो है प्राप्त करते हैं जिस रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पौधे मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट के रूप में करते हैं। सामान्यतः पौधे 3 प्रकार से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। एक तो वायु से मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, और मिट्टी से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानव चिकित्सा विज्ञान यानी जंतु विज्ञान जूलॉजी से जो है क्वेश्चन बन रहा है। कह रहे हैं निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई सालों से नहीं बन रहे हैं। ऑप्शन देखिए, आयोडीन 131, सोडियम 24 या फिर फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो समझ रहे हैं, एग्जामिनर को खुद ही नहीं पता था इसका उत्तर। दोनों दो ऑप्शन मान रहे हुए हैं, एक तो ऑप्शन सी और दूसरा डी। ठीक है, और एक मतलब जो OMR आता है उसमें आपको एक ही गोला टिक करना रहता है। समझिए, हम ही लोग थोड़ी ना है कि जिनको थोड़ा कम चीजें आती हैं, एग्जामिनर को भी नहीं आता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, नहीं देख लेते हैं, जो अन्य है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देखिए, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32, इसको आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में सही माना था। मुझे समझ नहीं आता कि जब वो लोग अपना जो मतलब कि रिव्यू करके दोबारा से आंसर की देते हैं संशोधित वाली, वो तो मिलती रही है, फिर भी बुक्स वाले कैसे पा जाते हैं, या तो फिर वो लोग अपना RTI वगैरह डालते हों। खैर, वस्तुतः आप देखिए, जो फास्फोरस 32 है, इसका प्रयोग विशेषतया असाध्य ट्यूमर यानी जो ट्यूमर कोशिकाएं हैं ना, उनकी पहचान के लिए किया जाता है, क्योंकि कैंसर युक्त कोशिकाओं में अधिक फास्फोरस इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जो है वो मिलती है। वहीं अगर कोबाल्ट 60 की बात करें तो ये कैंसर की विकिरण चिकित्सा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आयोडीन 131 जो है ये थायराइड, अर्बुद, और जबकि सोडियम 24 इसका प्रयोग रक्त व्यतिक्रम की चिकित्सा हेतु किया जाता है। ठीक है, 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका तो वैसे अंडा माना गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, दूध भी तो हो सकता है। तो सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त है। तो उन्होंने सबका सब ऑप्शन ही दे दिया है, इसलिए इसे संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पुस्तक मतलब की पत्रक में मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो देख रहे हैं, पहले बहुत इस तरह के काम होते थे। इस बार जो RO का एग्जाम हुआ उसमें भी तो भले ही लोग इतना चिल्ला रहे हैं बड़ा इजी है बड़ा इजी है, उसमें भी 15 क्वेश्चन पे लोग आपत्ति भेजे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो ये तो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, वो है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिससे कहते हैं CO ही कहते हैं ना, मुझे तो लगता है CO ही कहते हैं, बताइएगा जरा। तो CO नहीं कहते तो क्या कहते हैं। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये एक विषैली गैस है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की अपेक्षा समझिए 200 गुना अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। फलस्वरूप मानव को श्वसन में असुविधा होती है और दम घुटने लगता है, जो कि मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, जो गाड़ियों से एकदम ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, उससे देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। ठीक है, 96 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस बार आपने अगर आप देखा होगा तो रक्त का पूछा गया था कि वो कैसा ऊतक है। तो एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है रक्त ना, तो वही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए डी में था मेरे में। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। कह रहे हैं यह लौ युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। किसके बारे में कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन। और ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कुछ पता हो या ना पता हो, डी तो सबको पता होगा कि ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो 4 जहां ना हो उसको हटा दीजिए। एग्जामिनर भी होशियार है, सब जैसे आप सबको ये पता है, तो इस वजह से उसने केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए रखा है। चलिए अन्य जो है उसको भी देख लीजिए। तो पहला क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, एकदम ठीक बात है, पहला ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ये लौह युक्त यौगिक है, ये भी ठीक है। कह रहे हैं ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चौथा तो ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता, और ये जो प्रतिरक्षा करने का काम है वो किसका है, तो वो है WBC का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन है जो कि रक्त को रेड कलर प्रदान करता है और रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका रक्त जो है
किस जीव का रक्त व्हाइट कलर का होता है। बाद में हालांकि उसको जो है उन्होंने अपना आंसर में जो है गलत बोल दिया था, लेकिन तिलचट्टा उत्तर दिया था और उसके पीछे का कारण ये था कि उसके मतलब कि ब्लड में ना हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक आते आते हम लोग कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। साइंस लगता है समाप्त ही नहीं होना है, साइंस ही के सारे क्वेश्चन भर भर के पूछ लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मलेरिया रोग का प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, सिनकोना की छाल से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 1 घंटा 4 मिनट हो चुके हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, हमने देख ही लिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिनकोना एक क्या है, तो ये आवृत बीजी मतलब कि पौधा होता है और कहाँ मिलता है, तो यहाँ मतलब कि कहाँ का मूल है, मिल तो हर जगह जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा है, जो जिसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा 16वीं सदी में यूरोप फिर बाकी दुनिया में फैलाया गया। ठीक है, चलिए कह रहे हैं जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से फटाफट देखते हैं। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन यानी चेंज ऑफ बेस पेयर सीक्वेंस को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। और जो उत्परिवर्तन है ना, वो सभी जीवों में वंशानुगत परिवर्तन है, जो कि स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है, तो ताड़ का तेल बिल्कुल नहीं है, नारियल का तेल नहीं, हाँ गेहूं अंकुरण जो है ना, इसके तेल से होता है विटामिन ई की सर्वाधिक मात्रा में प्राप्ति। तो आप देखिए गेहूं अंकुरण का जो तेल है ना, वो विटामिन ई के सबसे प्रमुख सोर्स माना जाता है। इसके अतिरिक्त बादाम हो गया, मूंगफली है और कुछ वनस्पति तेल है, जैसे सूरजमुखी का तेल, मक्का का तेल, सोयाबीन का तेल, कुसुम का तेल, सूरजमुखी के बीज और पालक इत्यादि भी विटामिन ई के सोर्स हैं। अब मुझे मक्का का तेल पता ही नहीं था। आगे देखिए मानव सदृश जो लघुतम कपि है वो कौन सा है, तो ये है गिबन। ठीक है, तो इसको आप देखे रहिए। और ये कपि भारत में मिल जाता है। गिबन जो गिबनहीन है ये कपि की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष जो है बड़े आकार के कारण महाकपि की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, इस वजह से थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। खत्म ही नहीं हो रहा है साइंस, अब साइंस खत्म हो जाए तभी आज की वीडियो को समाप्त करेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए। कह रहे हैं कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, इस बार लघु मस्तिष्क कौन सा है ये पूछा गया था। चलिए थिंकिंग यानी सोचने के लिए, तो बिल्कुल सोचने के लिए जिम्मेदार है ही, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए है, तो उपर्युक्त सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन, ये तीनों क्रियाओं के लिए ही उत्तरदायी है। क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की इन क्रियाओं का हार्मोनों द्वारा नियंत्रण करती हैं, इन सभी का नियंत्रण संदेश भेज करके कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। ठीक है, अब देखिए इसको भी देख लीजिए, विटामिन से क्वेश्चन आया था इस बार भी विटामिन आरओ में कि कौन सा है जो जल में घुलनशील है, मैंने अपने वीडियोज में कराया भी था। तो आप देखिए कह रहे हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए कह रहे हैं कि थायमीन, तो थायमीन को किसको कहते हैं, विटामिन बी को कहते हैं। बेरी तो एकदम ठीक तो है ये। फिर कह रहे हैं स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन ए जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, कह रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, यही गलत हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, इससे होता है रतौंधी। ये कलर ब्लाइंडनेस दूसरा रोग होता है जिसमें लाल और हरा देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, विटामिन के और इससे जो है क्लॉटिंग यानी कि जब कहीं का चोट लग जाता है तो खून बहना जल्दी नहीं बंद होता है। तो जो विटामिन के है ना, वो हमारे ब्लड का थक्का बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो इसका सी वाला गलत था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इन सबको आप देख लीजिएगा। और 103 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है, किसकी, तो अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बिल्कुल नहीं। प्लेटलेट्स नहीं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो श्वेत रक्त है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है इसके विकास के लिए मतलब जानी जाती हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है प्रदान करती हैं। इसमें असामान्य वृद्धि जो है ना, ये ल्यूकीमिया यानी कि रक्त कैंसर का कारण बन जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, उसको कौन सा रोग हुआ, यानी कि वो कौन सी बीमारी से पीड़ित मतलब क्या है, पीड़ित है। ऑप्शन देखिए, बुलीमिया, मधुमेह, या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, या अति अम्लता। ये भी एक रोग है, आगे आपको देखने को मिलेगा, ये भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में। तो ये हो जाएगा बुलीमिया। ठीक है, तो जो बुलीमिया रोग है ना, उसमें अगर उस टाइप का ये रोग किसी को हो जाता है तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि अब मुझे खाना नहीं खाना है, मतलब मेरा पेट भर गया, वो अपना खाता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई बहुत खब्बू टाइप का आपके आसपास आपका दोस्त हो ना, तो उसे आप उसको ना बुलीमिया नाम ही दे दीजिए, उसको समझ ही नहीं आएगा अगर उसने नहीं पढ़ा होगा तो।
तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एग्रीकल्चर वगैरह हम कल देखेंगे। तो कह रहे हैं मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बताइए। ऑप्शन देखिए, बी मतलब कि बी जो पॉजिटिव है वो ओ समूह, या फिर ए बी समूह, या फिर ए पॉजिटिव। तो सबको जो मतलब कि यूनिवर्सल डोनर यानी कि ऐसा समूह जो सबको अपना खून दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो जो रक्त समूह ओ है इसी को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक डोनर। रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। और ओ जो है इसमें कोई भी मतलब प्रतिजन को एंटीजन कहते हैं ना, हिंदी में जाने रहिए कि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिजन नहीं होता और इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं और इसी के साथ जो हमारा साइंस वाला सेक्शन है वो भी समाप्त हुआ। और अब जो है अभी देख रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है, तो अगर मतलब 109 क्वेश्चन है अभी अगर हम लोग करें तो फिलहाल के लिए बस करते हैं, क्योंकि 1 घंटे 9 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो में बताई गई जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी और आपने कुछ नया जानने का प्रयास किया होगा, कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो ठीक लगी है, पसंद आई है तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।